में देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव जनन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी को एक एक कर कर एकदम स्पष्ट रूप से समझते हैं। अब कहा जा रहा है इसमें, देखिए कि मानव जनन क्या है। मानव जनन, अब देखिए मानव तो कहा जाता है कि मानव क्या है, एक प्रकार का जंतु है। क्या है? एक प्रकार का जीव है। अब जीव की कहा जाता है कि कौन सा जीव है जो अपने, अब देखिए मन मन जीव हो गया मनुष्य। अब आ गया बात क्या, जीव की, तो जीव किसे कहेंगे। अब देखिए जीव तो हो गया, जो सजीव होते हैं सभी को इसके पहले वाले वीडियो में क्लास क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड किया गया। वहां पर आप लोग जाकर सजीव तथा निर्जीव के जितने कितने या सजीव और निर्जीव में किस प्रकार के विभेद पाए जाते हैं, सभी को एक एक कर समझाया गया है। वहां पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पे मानव जन सजीवों का वर्गीकरण वहां पे किया गया था। अब हम चलते हैं जनन की ओर। जनन क्या है? कहा जाता है कि प्रत्येक जीव अपने समान, क्या होता है, प्रत्येक जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है। वही प्रक्रिया क्या होता है, जनन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जब जीव अपने समान संतति या अपने समान ही जीव का उत्पादन करता है, जीव की उत्पत्ति करता है, वही प्रक्रिया जनन कहा जाता है। अब कहा जाता है कि जो जनन के या जीवों में अपने समान जीव की उत्पत्ति करने की प्रक्रियाएं दो होती है। एक होता है अंडयुज, एक होता है जरायुज। अंडे से प्राप्त होने वाले जितने भी जीव होते हैं उसे अंडयुज कहा जाता है। अब जो गर्भ से, या कहा जाता है कि स्तनधारियों से या गर्भाशय से में से प्राप्त होते हैं या जिसकी उत्पत्ति होती है, वे जरायुज कहे जाते हैं। तो मनुष्य एक प्रकार का क्या है, जरायुज जंतु होता है। अब कहा जा रहा है कि मनुष्यों में निषेचन अंडे का भ्रूणी विकास कर गर्भाशय में ही होता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में निषेचन की जो प्रक्रियाएं होती है वो भ्रूणी विकास या गर्भाशय में ही होता है, तथा यह सुविकसित शिशु को जन्म देता है। कहा जाता है कि सुविकसित, ऐसा शिशु जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता था, कहा जाता है कि सुविकसित शिशु को जन्म देता है। जो ये मनुष्य होते हैं ये सदैव एक लिंगी होते हैं। कहा जाता है एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होते हैं। जब जीव के शरीर में सिर्फ एक ही लिंग, या तो एक ही लिंग हो, या तो इस स्त्री कहा जाएगा कि या तो नर होगा या तो मादा होगा, तो इसे कहा जाता है एक लिंगी। अब ऐसे जीव जिनमें नर और मादा दोनों एक ही जीव के शरीर में होते हैं तो उसे द्विलिंगी कहा जाता है। तो द्विलिंगी जो होते हैं, अगर जंतुओं की बात करते हैं तो कौन से ऐसे जंतु हैं जो द्विलिंगी होते हैं, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जिनमें आपका द्विलिंगी जीव होते हैं। नहीं तो सदैव जितने भी उच्च वर्ग के जंतु होते हैं सभी एकलिंगी होते हैं। अब देखा जा रहा है कि जो, देखिए अब हम लोग नोट्स की ओर चलते हैं तो क्या होता है कि देखिए मानव जनन, देखिए मानव जनन की ओर चलते हैं। देखिए मानव जनन क्या है कि देखिए मानव जनन में देखा जाता है कि मनुष्य एक लिंगी जंतु प्राणी है जिसमें नर नर जनन तंत्र अलग जीव में तथा मादा जनन तंत्र अलग जीव में पाया जाता है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो जंतु होते हैं, नर जनन तथा मादा जनन दोनों के दोनों अलग होते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि नर जनन तंत्र यानी क्या मेल में पाया जाता है, जिसका जो नर जनन तंत्र होता है या मेल में पाया जाता है या कहा जाता है कि नर में पाया जाता है। नर जनन तंत्र में नर युग्मक शुक्राणु होता है, तथा मादा में ये मादा यानी कि क्या फीमेल होती है। जो मादा में जनन तंत्र होता है उसमें अंडाणु होता है। कहा जा रहा है कि जो जनन तंत्र की बात करते हैं तो नर में जनन तंत्र शुक्राणु होता है तथा मादा में जनन तंत्र अंडाणु होते हैं। अब देखिए क्या है मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र को एक एक करके देखा जा रहा है कि देखिए क्या है मानव जनन तंत्र में वे अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं। देखिए ऐसे अंग जो मानव के जनन में सहायक होते हैं मानव जनन तंत्र कहलाते हैं।
अब जिन्हें निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, जैसे कहा जा रहा है कि जो मानव के जनन तंत्र होते हैं इनको निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कि प्रथम अंग, पहला क्या है? प्रथम अंग। प्रथम अंग में क्या है? देखिए, प्रथम जनन अंग प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन कहा जाता है। इसमें देखिए नर और मादा के प्राथमिक जनन तंत्र में नर व मादा दोनों के अंग होते हैं। तो नर के मुख्य अंग क्या होते हैं? ए वृषण होते हैं। वृषण में क्या? शुक्राणु होते हैं। लेकिन मादा में मुख्य अंग अंडाणु अंडाशय होता है जिसमें अंडाणु पाया जाता है। द्वितीय अंग क्या होते हैं? द्वितीय अंग में देखते हैं तो द्वितीय अंग में होता है नर सहायक अंग। कौन कौन से? देखिए, प्राथमिक अंग ऐसे अंग होते हैं जो लैंगिक अंग होते हैं। द्वितीयक अंग वह अंग होता है जो सहायक होता है। क्या होता है? जब लिंग कहा जाता है कि नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र को कुछ ऐसे अंग होते हैं जो उनको सहारा प्रदान करते हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? सहायक अंग कहा जाता है। तो इसमें वृषण कोश, अंधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, शीश्न, प्रोस्टेट ग्रंथि या कुछ ग्रंथियां या काउपर ग्रंथियां मौजूद होती है। ये नर के सहायक अंग होते हैं। अब हम लोग चलते हैं मादा के सहायक अंग। गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि, भग, स्तन तथा कुछ ग्रंथियां कुछ ग्रंथियां इत्यादि मादा के सहायक अंग होती है। अब हम लोग चलते हैं एक एक कर कर की। अब हम लोग देखेंगे नर जनन तंत्र। देखिए क्या आते हैं कि नर के जितने भी प्राथमिक अंग तथा द्वितीयक अंग हो गए। तो अब हम लोग एक एक करके नर जनन तंत्र के बारे में पूरा विस्तार से समझेंगे। उसके बाद मादा जनन तंत्र के बारे में विस्तार से समझेंगे। अब देखिए कहा जा रहा है कि नर जनन तंत्र कहा जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा जा रहा है कि देखिए क्या इसकी परिभाषा क्या है। अब देखा जा रहा है कि देखिए नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह को जो नर युग्मक को बनाते हैं उसे नर तंत्र कहा जाता है। कहा जाता है कि एक संपूर्ण नर जनन तंत्र में मुख्य उसके सहायक अंग या कहा जाएगा कि प्राथमिक तथा द्वितीयक अंग होते हैं। इन सभी को प्राथमिक तथा द्वितीयक अंग को क्या कहा जाता है? नर जनन तंत्र कहा जाता है। अब बात आएगी कि नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग मुख्य रूप से होते हैं। देखिए कौन कौन से भाग होते हैं। पहला सहायक हो जाएंगे, दूसरा सहायक अंग हो जाएंगे। देखिए सहायक अंग या कहा जाएगा प्राथमिक अंग होते हैं जिन्हों को कौन सा होता है? ये वृषण होता है। नर जनन तंत्र के सहायक भाग वृषण होते हैं। उसकी सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? अधिवृषण, क्या शुक्रवाहक नलिकाएं, स्खलन नलिकाएं, वृषण कोश, शिश्न व शुक्राशय होता है। जो नर जनन तंत्र होते हैं उनके सहायक अंग कौन कौन से? अधिवृषण, शुक्रवाहक नलिका या शुक्रवाहिकी नलिकाएं, स्खलन नलिकाएं, वृषण वृषण कोश, शिश्न तथा शुक्राशय होते हैं। अब आगे देखा जाता है कि जो नर के सहायक ग्रंथि होती हैं कौन से होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? आपके सहायक ग्रंथियां होती है। देखा जा रहा है कि एक सिंपल सा शब्द में जो समझ रहे हैं कि जो मनुष्य होते हैं या नर जनन तंत्र होते हैं, नर जनन तंत्र में कुछ उसके सहायक तथा उसके प्राथमिक तथा द्वितीयक अंगों को मिलाकर नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। नर जनन तंत्र के निम्न तीन भाग होते हैं। एक सहायक अंग होते हैं जो उसमें प्रथम प्राथमिक अंग होते हैं। उसमें सबसे पहले देखा जाता है तो कौन सा होता है? नर में वृषण होता है। दूसरे में देखा जाता है कि जो सहायक अंग होते हैं उसमें अधिवृषण, शुक्रवाहक, स्खलन नलिकाएं, वृषण कोश, शिश्न व शुक्राशय होता है। उसके बाद देखा जाता है कि सहायक ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी? तीन ग्रंथियां होती है। प्रोस्टेट ग्रंथियां, काउपर ग्रंथियां तथा वल्वो यूरिथ्रल ग्रंथियां होती है। अब हम लोग देखते हैं कि नर जनन तंत्र की रचना।
नर जनन तंत्र की संरचना देखा जा रहा है, तो इसमें देखिए क्या है कि नर जनन तंत्र की रचनाएं किस प्रकार से होती है। इसमें चित्र देखा जा रहा है कि इसमें आपको सबसे पहले देखा जा रहा है कि क्या इसमें मूत्राशय होता है, फिर उसके बाद कुछ शुक्राशय नलिकाएं होती हैं, शुक्राशय नलिकाएं के बाद क्या अस्खलन नलिकाएं होती है, अस्खलन नलिकाएं के नीचे क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद क्या होता है, इसके नीचे काउपर ग्रंथियां होती हैं, काउपर ग्रंथियां ही देखिए क्या हो जाता है, ए शिश्न से लगी होती है, शिश्न के भागों को जोड़ने वाली काउपर ग्रंथियां होती है। ए शिश्न किससे जुड़े थे, मूत्राशय से जुड़ा रहता है, मूत्राशय की नली को क्या शुक्राशय नलिकाएं कहा जाता है। शुक्राशय नलिकाओं के नीचे अस्खलन नलिकाएं होती है, अस्खलन नलिकाओं के नीचे क्या प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। इस प्रकार से अब देखिए क्या है कि यहाँ से कौन देखिए, ये जो नली होती है, यहाँ से ये जो नली आ रही है आपको किसे वृषण कोश से जोड़ रही है, वृषण कोश को जोड़ने वाली नली क्या है, शुक्रवाहक नलिकाएं होती है। अब कहा जाता है कि शुक्रवाह देखिए, शुक्र यहाँ पर क्या है, वृषण कोश में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, तो शुक्राणु को जोड़ने वाली नली शुक्रवाहक नलिकाएं होती है। ये क्या होती, आकर आपके मूत्राशय से जुड़ी होती है, या कहा जा सकता है कि उसी के नीचे क्या शुक्राशय होती है, शुक्राशय से जुड़ी होती है। ये शुक्राशय नलिकाएं कि यहाँ पर आपके शिश्न से आकर जुड़ी होती है। अब देखा जाता है कि जो मूत्र मूत्र विसर्जन नलिकाएं होती है, ये आपका शिश्न होता है, शिश्न के नीचे क्या होता है, वृषण कोश होता है, ये जो छोटा सा भाग होता है ये वृषण कोश होता है। वृषण कोश में ही क्या पाया जाता है, अधिवृषण होता है। वृषण कोशों की संख्या देखिए, वृषण कोश पाया जाता है, उसके बाद एक जोड़ी क्या हो जाता है, इसकी संख्या एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी संख्या में बात किया रहेंगे तो कितनी होती है, दो होती है, वृषण कोशों की संख्याएं दो होती है। तथा एक जोड़ी एक जोड़ी वृषण वृषण होता है, एक जोड़ी अधिवृषण होता है, तथा एक जोड़ी नर जनन वाहिकाएं या शुक्रवाहिकाएं होती है। उसके बाद क्या होता है, उसमें मूत्र मार्ग होता है, फिर शिश्न होता है, फिर उसकी कुछ सहायक ग्रंथियां होती है, जो एक जोड़ी शुक्राशय नलिकाएं होती है, तथा एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। उसके साथ साथ एक जोड़ी वल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि, या तो कहा जाता है कि काउपर ग्रंथियां इसी में मौजूद होती है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि किस प्रकार से क्या मनुष्य के नर जनन तंत्र की रचनाओं में कौन कौन सा मुख्य रूप से सहायक तथा प्राथमिक अंग होते हैं। अब हम लोग उसके देखा जाता है, उसके शिश्न के भागों को देखा जाता है। देखिए, देखिए ये क्या है, मूत्रवाहिनी हो जाएगा, मूत्रवाहिनी हो जा रही है। मूत्रवाहिनी के बाद क्या है, ये नली जो होती है ये क्या होती है, शुक्रवाहिनी होती है। देखिए मूत्रवाहिनी की बात क्या होती है, शुक्रवाहिनी होती है। शुक्रवाहिनी के नीचे देखिए ये क्या है, मूत्राशय होता है, मूत्राशय के बाद ये शुक्राशय होता है। शुक्रवाशय देखिए, शुक्राशय को जोड़ने वाली ये जो नली होती है ये क्या होती है, शुक्रवाहक नलिकाएं होती है। ये किससे जुड़ी होती है, अधिवृषण से जुड़ी होती है। अधिवृषण क्या होता है, ये देखिए वृषण कोश देखिए, अधिवृषण जो होता है ये वृषण के ऊपरी हिस्से पर एक छोटा सा क्या जाता है, थैलीनुमा संरचना में इकट्ठा रहता है, ये अधिवृषण होता है। अधिवृषण के नीचे क्या होता है, वृषण कोश होता है। वृषण कोश जहाँ पर वृषणों को एक स्थान दिया जाता है उसे वृषण कोश कहा जाता है। उसी के नीचे देखिए ये जो नली होती है ये यहाँ पर आकर क्या मूत्राशय के नीचे तथा शिश्न के ऊपरी के मध्य वाले भाग में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, इसी को बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कहा जाता है। अब इसको देखा जाता है, इसी के नीचे क्या हो जाता है, देखिए इन जो छोटी सी नली होती है ये मूत्र विसर्जक नलिकाएं होती है, जहां से मूत्र का विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार से मानव के नर जनन तंत्र के संपूर्ण कौन कौन से पार्श्व दृश्य तथा और अधर दृश्य के बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से समझे। अब इसको एक पॉइंट वाइज हम लोग यहाँ पर से समझते हैं। देखिए अब देखा जा रहा है कि मुख्य या प्राथमिक अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए मुख्य या प्राथमिक अंग कौन कौन से होते हैं। नंबर एक की बात करते हैं तो वृषण होता है। देखिए वृषणों में एक जोड़ी वृषण कौन, एक जोड़ी क्या होता है, वृषण होता है या टेस्टिस कहलाता है, में उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में पाया जाता है, जिन्हें वृषण कोश कहा जाता है। जैसे कहा जा रहा है कि देखिए उदर गुहा के बाहरी हिस्सों में आपका अधिवृषण होता है। देखिए क्या है, एक जोड़ी क्या होता है, वृषण होता है, जो अभी आपको चित्र के ऊपर बताया गया है। ये देखिए क्या है,
ये शरीर के बाहरी हिस्सों में आकर क्या होता है, ये जुड़ा होता है, ये थैलीनुमा संरचना होती है। इसी को कहा जा रहा है कि आपका ये शरीर के बाहर थैलीनुमा संरचना से जुड़ा होता है, जिसे वृषण कोश कहा जाता है। अब अगला देखिए क्या है पॉइंट है कि वृषण वृषण एक अंडाकार अंडाकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। कहा जाता है कि जो वृषण होता है वो लगभग में अंडे अंडाकार होता है। अंडे की आकार के साथ साथ कैसा होता है, इसकी लंबाई 2 से 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है। ये बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि आंतरिक झिल्ली वृषण के अंदर अंतर्वली होकर 250 से 300 कोष्ठकों का निर्माण करती है, जिसे वृषण पालिका कहते हैं। जैसे ये जो वृषण होता है ये 2 पालियों से मिलकर बना होता है। 2 पालियों में कहा जाता है कि उसकी आंतरिक आंतरिक झिल्ली होती है, ये वृषण के अंदर अंतर्वली होकर 250 से 300 कोष्ठकों का निर्माण करती है, जिसे वृषण वृषण पालिका कहते हैं। क्या होता है, 250 से 300 कोष्ठकों का निर्माण करती है, जिसे वृषण पालिका कहते हैं। अब वृषण पालिका का निर्माण कहाँ पे होता है, यह वृषण की आंतरिक परत के पास 250 से 300 कोष्ठकों का निर्माण करती है, जिसे वृषण पालिका कहा जाता है। अब देखिए अगला अगला पॉइंट क्या है कि देखिए, अब देखिए यहाँ पर चित्र के द्वारा समझाया रहा कि ए आपका क्या है, वृषण है। वृषण के अंदर देखिए क्या होता है, ए शुक्र वाहिकाएं होती है। शुक्र वाहिकाओं के ऊपर आपका अधिवृषण होता है। अधिवृषण के नीचे देखिए वृषण जालक होता है। एक क्या होता है, वृषण जालक होता है। वृषण जालक होता है। वृषण जालक के नीचे के ट्यूनिक ट्यूनिक वेज इनेलिस है। क्या है, ट्यूनिका वेज इनेलिस होता है, जो आपके इसके बाहरी परतों को ढका रहता है। किसके, वृषण कोश के बाहरी परत को। अब देखिए क्या, ये शुक्र जनन नलिकाएं होती है। शुक्र जनन नलिकाएं देखिए, ये आपकी जो नलिकाएं होती है ये क्या होती है, झुंड के रूप में पाए जाते हैं। ये वृषण नलिकाएं हो गई। उसके ऊपरी हिस्सों में आप देख रहे हैं कि क्या है, यूनिया अल्ब्यूरिजियस है। अल्ब्यूजिरियस ये आपके वृषण कोश में मौजूद होता है। तो इसी के एक कोष्ठक की संरचना को वृषण कोष्ठक कहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से आपका एक वृषण के आंतरिक संरचना को ध्यान से देखा जाता है, तो कौन कौन से मुख्य रूप से भाग दिखाई देते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि शुक्र जनन नलिकाओं की आंतरिक संरचना। जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है उसकी आंतरिक संरचना की बात करते हैं, तो सबसे पहले कि वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती है। इसके भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। कहा जा रहा है कि वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती है। इसके भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। नंबर 1 है शुक्राणु जनन कोशिकाएं, दूसरा सर्टोली कोशिकाएं, तीसरा अंतराली कोशिकाएं होती है। अब देखिए कहा जा रहा है कि सर्टोलिक जर्म से, या तो कहा जा रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं होती है। अब उसी के नीचे अंतराली कोशिकाएं, या तो इसी को लीडिंग कोशिकाएं कहा जाता है। अब यहाँ पर इसकी संरचना को विस्तार से समझा जा रहा है। यहाँ पे देखिए देखिए क्या, यहाँ पर आपको 3 रूप से देखिए शुक्राणु मिल गए। शुक्राणु के नीचे आपका लीडिंग कोशिकाएं हो गई, सर्टोली कोशिकाएं हो गई। उसी के नीचे आपका क्या दिखाई दे रहा है, शुक्राणु जनन कोशिकाएं दिखाई दे रही है। इस प्रकार से आपको मुख्य रूप से कौन कौन से, लीडिंग कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं तथा शुक्राणु जनन कोशिकाएं दिखाई दे रही है। ये सभी के सभी वृषण नलिका के आंतरिक भाग होती है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं शुक्राणु जनन नलिकाएं कौन कौन सी होती है, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। देखिए क्या है कि जो शुक्राणु जनन होते हैं इनकी कोशिकाएं क्या होती है, यह नर जननिक कोशिकाएं होती है, जो
क्या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करते हैं। कहा जा रहा है कि जनन में जब कोशिकाओं के विभाजन की बात करते हैं तो वहां पर सदैव अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन अगर वही भाग अन्य भाग शरीर के भाग में बात किया जाता है कोशिका विभाजन की, तो वहां पर समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो शुक्राणु होता है इसका विभाजन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जहां पर शुक्राणु जनन कोशिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट देखना है कि क्या इसमें बोला जा रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं क्या होती है, यह पिरामिड आकार की कोशिकाएं होती है जो बनते हुए नर युग्मक कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है। कहा जा रहा है कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य किसका होता है, तो इस सर्टोली की कोशिकाओं के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है। तीसरा क्या है, लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं होती है। अब इसमें देखिए कि क्या वृषण पाली में शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर क्या होता है, वृषण पाली में शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर अंतराली अवकाश होता है। कहा जा रहा है कि वृषण पाली के शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर अंतराली अवकाश होता है। जैसे कहा जा रहा है कि अंतराली उसमें रिक्त स्थान होता है। इसमें कहीं कहीं छोटी छोटी रक्त वाहिनियां व लीडिंग कोशिकाएं होती है। इसे ही अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका कहा जाता है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि शुक्र जनन नलिका में छोटी छोटी रिक्त स्थान होते हैं, जहाँ पर लीडिंग कोशिकाएं वहां पर उस रिक्त स्थान में पाई जाती है। इसी को अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिकाएं कहा जाता है। यह टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है। इनकी कुछ कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक भी होती है। कहा जा रहा है कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावण किसके द्वारा किया जा रहा है या किस कोशिका के द्वारा किया जा रहा है, तो यह लीडिंग कोशिका के द्वारा किया जाता है। अब ये कहा जाता है कि इनकी कुछ कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक भी होती है। अब अगले पॉइंट देखें कि कुछ सहायक ग्रंथियां या सहायक अंग कौन कौन से होते हैं या जिसे द्वितीयक अंग भी कहते हैं। नर जनन तंत्र में सहायक अंग या द्वितीयक अंग कौन कौन से होते हैं, अब इसके ऊपर हम लोग विस्तार से समझते हैं। देखा जा रहा है कि वृषण कोश, वृषण जिस थैलीनुमा संरचना में उपस्थित होता है उसे वृषण कोश या उदर गुहा के बाहर इसलिए उपस्थित होता है जिससे वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। जैसे कहा जा रहा है कि अगर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर की तापमान की बात करते हैं तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो कहा जाता है जो वृषण होता है इस मनुष्य के शरीर के तापमान से लगभग में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, शरीर के ताप से जो वृषण कोश होता है इसका तापमान कम होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर होगा कि कितना, लगभग में 34 से 35 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। कहा जा रहा है कि इस तापमान यह कहा जाता है कि शरीर को बैलेंस करने के लिए या शरीर के ताप को बैलेंस करने का कार्य किसका होता है, तो ये वृषण कोश का होता है। अब हम लोग आगे आगे देखते हैं कि ये अधिवृषण, अधिवृषण क्या होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो अधिवृषण होता है, जो अधिवृषण होता है वह वृषण के ऊपर एक थैली नुमा गुच्छों के रूप में पाया जाने वाला अंग होता है। जो ये कहा जाता है कि वृषण के आधे, देखिए अधिवृषण में क्या, वृषण के आधे हिस्से पर ये क्या होता है, उपस्थित होता है। अब इसको हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं तो क्या होता है, देखिए देखिए शुक्रवाहिनी वृषण से निकलकर वृषण के पश्च सतह पर अधिवृषण में खुलती। कहा जाता है कि जो शुक्रवाहिनी होती है या जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं वो वृषण से निकलकर, कहाँ से, वृषण से निकलकर वृषण के पश्च सतह पर अधिवृषण में खुलता है। ये कहा जा रहा है कि ये पश्च हिस्से में, कहा जा रहा है वृषण के पश्च हिस्से में, पश्च हिस्सा कौन सा है, अधिवृषण होता है, अधिवृषण में जाकर खुलती है। अधिवृषण पतली
वह लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडलन से बनती है। कहा जाता है कि ये जो पतली नलिकाएं होती है अत्यधिक एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्या कुंडलित हो जाती है, तो इसी से एक क्या होती है, बनी होती है। अगला क्या कहा जा रहा है कि इसमें शुक्राणु के परिपक्वन का कार्य होता है। कहा जाता है कि जो शुक्राणु होता है अधिक से अधिक जनन करने योग्य, ये परिपक्व कहाँ पर होता है, तो ये अधिवृषण में होता है। कहा जाता है कि वृषण जब जनन योग्य हो जाता है या जनन करने की क्षमता जो उसमें विकसित हो जाती है, या कहा जाता है कि शुक्राणु को परिपक्व कहाँ पे किया जाता है, तो यह कार्य अधिवृषण में होता है। या अधिवृषण का कार्य क्या होता है, शुक्राणुओं को परिपक्व करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शुक्रवाहक नलिकाएं क्या होती है, शुक्रवाहिनी नलिकाएं या शुक्रवाहिनी नलिकाएं होती है। अब इसमें देखा जाता है अधिवृषण के पश्च भाग से निकलकर यह शुक्रवाहक नलिका द्वारा उदर उदर तक जाकर मूत्राशय से ऊपर लूप बनाती है। कहा जाता है कि मूत्राशय के ऊपरी हिस्से पर जाकर एक लूप मतलब क्या, एक नली जैसी संरचना बनाती है इसी प्रकार से, तो वहां पर जाकर जुड़ी होती है। तो कहा जा रहा है किसी के यह अधिवृषण की पश्च भाग से निकलकर एक शुक्रवाहक नलिकाएं उदर गुहा में जाकर मिल जाती है, जिसे क्या होते हैं, ये मूत्राशय से ऊपरी लूप पर बनाती है, जिसे शुक्रवाहक नलिकाएं होती है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि अस्खलन अस्खलन नलिकाएं, अस्खलन नलिकाएं कौन सी होती है कि एक आ जा रहा है कि उदर गुहा में शुक्राशय से निकली एक नलिका शुक्रवाहक में खुलती है, यह दोनों मिलकर एक अस्खलन नलिकाएं कहलाती है। क्या होती है, एक अस्खलन, मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक शुक्राशय से निकली एक शुक्रवाहिनी नलिका होती है, जो दोनों जाकर एक नली से मिलती है, जिसे अस्खलन नलिका कहते हैं। अगला क्या है, शिश्न, यह बाह्य यह बाह्य जननेंद्रियां होती है। देखिए, जनन इंद्रिय जैसे कहा जाता है, जिस प्रकार से ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम लोग क्या होता है, ताप दाप आर्द्रता को महसूस कर सकते हैं, वही क्या होता है हमारे शरीर में क्या होता है, बाह्य क्या होती है, जननेंद्रियां होती है, जिसके द्वारा ये क्या होती है, ये इंद्रिय के द्वारा मतलब क्या, शिश्न के द्वारा जनन का कार्य किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दूसरा कार्य होता है इसी के द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकलना तथा वीर्य का स्खलन शिश्न के द्वारा किया जाता है। अब कहा जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट, शुक्राशय क्या होता है, शुक्राशय क्या होता है, शुक्राशय में देखा जाता है कि यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होता है। कहा जाता है कि यह एक जोड़ी, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि इस जोड़ी में एक तो संख्या में दो हो जाएगी, तो पीछे स्थित होता है, तथा ए वीर्य का लगभग 60% बनाता है। वीर्य का 60% भाग कौन बनाता है, आपका ए आ जाएगा आंसर, कौन, शुक्राशय बनाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या, मनुष्य के नर जनन अंग के सहायक तथा प्राथमिक अंग के बारे में समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं सहायक ग्रंथियों। देखिए, नर जनन तंत्र के सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, इस पी के ऊपर देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि आपकी प्राथमिक सहायक ग्रंथि होती है। यह एक सहायक ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है। कहा जा रहा है कि यह एक सहायक ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है। कहा जा रहा है कि चारों ओर होती है। ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाती है। वीर्य का 20 से 25% भाग प्रोस्टेट ग्रंथि बनाती है, जो जो कि मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है। नेक्स्ट क्या है कि काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि क्या होती है, इस देखिए क्या है, काउपर ग्रंथि, इसका श्रावण शिश्न में स्नेहक का कार्य करना होता है, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। काउपर ग्रंथियों का मुख्य कार्य होता है शिश्न को स्नेहक स्नेहक का कार्य करना होता है। नेक्स्ट क्या है कि टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का होता है, देखिए, टेस्टोस्टेरोन यह नर हार्मोन्स होता है जो अंतराली कोशिका से स्रावित होता है।
यह नर जनन अंगों के विकास व शुक्राणु परिपक्वन में सहायता करता है। कहा जा रहा है कि जो शुक्राणु होता है उसका परिपक्वन टेस्टोस्टेरॉन के द्वारा किया जाता है। ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है ये अंतराली कोशिकाओं में पाया जा क्या कोशिका के 3 भाग थे, तीनों में से जो आंतरिक भाग होता है उसमें क्या होता है, वृषण कोश के आंतरिक भाग होते हैं, जो अंतराली कोशिका होती है, अंतराली कोशिका में ही शुक्राणु का परिपक्वन होता है। इस प्रकार से हम लोग पढ़े कि मनुष्य के नर जनन तंत्र में जितने भी इम्पोर्टेंट प्राथमिक अंग, द्वितीयक अंग, उसके सहायक ग्रंथियां होती है, सभी को एक एक कर कर विस्तार से हम लोग समझे। अब हम लोग चलते हैं स्त्री जनन तंत्र। अब कहा जा रहा है कि स्त्री जनन तंत्र या कहा जा रहा है कि मादा जनन तंत्र की ओर। अब लोग चलते हैं कि मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र का उसी को क्या कहा जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग धीरे धीरे करके जिस प्रकार से नर जनन तंत्र पढ़े उसी प्रकार से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए स्त्री जनन तंत्र के बारे में समझते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से नर के जनन तंत्र थे उसी प्रकार के मादा के भी जनन तंत्र जनन तंत्र हो गए। और अब उसमें देखा जाता है कि स्त्री जनन तंत्र जनन प्रक्रिया के अतिरिक्त भी कई कार्यों का निर्वहन करती है, जैसे निषेचन, भ्रूण का विकास, गर्भधारण, दुग्ध इत्यादि के स्त्री जनन तंत्र के भाग होते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य के जिस मानव में जिस प्रकार से नर जनन तंत्र के मुख्य रूप से प्राथमिक अंग तथा द्वितीयक अंग थे, उसी प्रकार से मादा में भी पाया जाता है। लेकिन मादा में जो नर होते हैं उसकी तुलना में बहुत सारी अधिक कार्य करना पड़ता है। उसमें से नंबर 1 आ जाएगा निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, यह सदैव मादा के शरीर में होती है, नर के शरीर में नहीं होती है, लेकिन नर की आवश्यकता के अनुसार ही निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उसी में भ्रूण का भी विकास होता रहता है तथा गर्भधारण भी होता है, तथा मादा के शरीर में ही दुग्ध इत्यादि का श्रावण भी स्त्री की जनतंत्र में के भाग होते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि उसके किसके स्त्री के जननतंत्र में कौन कौन से मुख्य रूप से भाग होते हैं। अब कहा जा रहा है इसमें प्राथमिक अंग को ही कहा जाता है मुख्य अंग। दूसरा क्या है, द्वितीयक अंग या सहायक अंग होते हैं। जैसे कहा जाता है कि अंग के आधार पर देखा जाता है तो कौन कौन सा ये प्राथमिक अंग या द्वितीयक अंग होते हैं, या तो उसी को मुख्य अंग कहा जाएगा या तो सहायक अंग कहा जाता है। अब देखिए इसमें जो प्राथमिक अंग या मुख्य अंग होते हैं सदैव क्या होते हैं, अंडाशय होता है स्त्री के शरीर में, या स्त्री के जो जनन तंत्र होते हैं उसमें प्राथमिक अंग जो होता है वह अंडाशय होता है। अंडाशय को क्या कहा जाता है, ओवरी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड कि उसके द्वितीयक अंग या सहायक अंग कौन कौन से थे। देखिए अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, ये सभी के सभी स्त्री के सहायक अंग होते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि एक किस प्रकार से एक स्त्री के जनन तंत्र की संरचना के बारे में देखते हैं। तो जिस प्रकार से नर के बारे में पढ़े उसी प्रकार के हम लोग मादा के जनतंत्र की बात करते हैं। अब देखिए ये आपका आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से चित्र को समझाया गया है। देखिए अब ये जो आपका मादा जनन तंत्र का चित्र, ये क्या सचित्र है, यह अधर दृश्य है। कहा जाता है कि ये क्या मादा शरीर की आंतरिक अंग होते हैं। अब उसमें हम लोग ध्यान से देखते हैं कि किस प्रकार से उसमें समझाया गया है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके बीच वाला भाग क्या होता है, गर्भाशय होता है। ये पूरा का पूरा क्या होता है, गर्भाशय होता है। गर्भाशय के बाद उसी के नीचे क्या होता है, ये योनि होती है। ये क्या हो जाता है, ये वाला भाग हमारा क्या है, ये योनि होता है। अब देखा जाता है कि इसी के नीचे क्या, ये जो भाग होता है ये होता है आपका अंडवाहिनी, या तो उसी को कहा जाता है फेलिपियन ट्यूब। क्या होता है, फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब होता है। अब फैलोपियन ट्यूब के बाद होता है ये यहाँ से इधर, ये पूरे के पूरे भाग क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब के बाद देखिए ये आपका, देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग। अब इसकी संख्याएं हम क्या होते हैं, स्त्री के शरीर में 2 जोड़ी होती है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाएगा ये जो अंडाशय होता है, ये क्या होता है, देखिए एक संख्या में एक एक दो हो गए, लेकिन जोड़ी में कितनी, एक जोड़ी होती है। अब यहाँ पर भी आपका क्या है,
ये स्रावित या कहा जाता है कि झालरदार कीप होता है। ये दोनों क्या होता है, ये झालरदार कीप होता है जो कि अंडाशय को यौन या गर्भाशय की दीवार से और क्या अंडवाहिनी के या फैलोपियन ट्यूब की नलिकाओं से जोड़ने का कार्य करता है। देखिए अब ये क्या होता है, अंडवाहिनी या देखिए ये अंडाशय होता है। आराम से देखिए क्या ये अंडाशय होता है। अंडाशय जो होता है ये देखिए ये जो भाग होता है ये आपका झालरदार कीप होता है। क्या है, झालरदार कीप होता है। अब देखिए झालरदार कीप किससे जुड़ा होता है, फेलोपियन ट्यूब या आपका अंडवाहिनी से जुड़ा होता है। अब अंडवाहिनी जो होती है, अंडवाहिनी झालरदार कीप से जुड़ी थी और झालरदार कीप किससे जुड़ा होता है, ये अंडाशय से जुड़ा था। अब अंडाशय की ये जो छोटी छोटी गिरेवाएं होती है इसी को क्या कहा जाता है, तुम्बिका कहा जाता है। अब ये जो तुम्बिकाएं होती है इसी के नीचे फिर क्या होता है, एक स्रावित अंड होता है। क्या, यहाँ इसी के नीचे ये जो क्या होता है, धीरे धीरे जब यहाँ से अंड का स्रावण किया जाता है तो इसी को कहा जाता है स्रावित, स्रावित अंड होती है। अब अंड के बाद बात करते हैं तो इसके मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये देखिए ये जो दीवार होती है और एक जो दीवार होती है। अब इसके भागों को कहा जाता है, ये प्राथमिक अंग को कहा जाता है। देखिए ये जो होते हैं मध्य मध्य स्तर होता है। देखिए ये क्या होता है, ये देखिए ये जो बात किया जाता है यह मध्य स्तर होता है, मध्य स्तर, इसे बाह्य स्तर। और ये जो भाग होता है देखिए ये जो भाग होता है इसी को क्या कहा जाता है, अंत स्तर कहा जाता है। कहा जाता है कि जो गर्भ की दीवार होती है इसको तीन भागों में बांटा गया था, बाह्य स्तर, मध्य स्तर तथा अंत स्तर होती है। अब इसके नीचे क्या हो जाता है, ये योनि होती है। इस प्रकार से मादा जनन तंत्र के मुख्य रूप से जो अधर दृश्य होते हैं उसके बारे में हम लोग समझे। अब इसको एक एक पॉइंट वाइज हम लोग यहाँ से समझते हैं। अब देखिए क्या होते हैं प्राथमिक अंग या कहा जाएगा मुख्य अंग कौन से होते हैं, तो अंडाशय या ओवरी होती है मादा के शरीर में। अब यहाँ पर देखते हैं कि अंडाशय यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है जो मादा युग्मक या अंड का निर्माण व स्टीरॉयड हार्मोन्स का उत्पादन करती है। किसके, देखिए अंड या अंड का निर्माण या अंडाशय का निर्माण या ओवरी का निर्माण करती है। ओवरी के बाद कहा जाता है कि इसी को स्टीरॉयड हार्मोन्स का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्या है, उदर के नीचे दोनों ओर एक एक अंडाशय। कहा जाता है कि उदर के नीचे दोनों ओर क्या होता है, ये दाहिने साइड और बाएं साइड दोनों ओर एक एक अंडाशय या एक जोड़ी होती है। कहा जाता है कि संख्या में दो लेकिन जोड़ी में एक होती है, ये अंडाशय होता है। अब कहा जाता है कि नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक अंडाशय 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी, 1 देखिए 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा लगभग में 1 सेंटीमीटर मोटी होती है। कहा जाता है कि देखिए ये आपका क्या अंडाशय लंबा हो गया, ये आपका चौड़ा हो गया, ये आपका 1 सेंटीमीटर मोटा हो गया। बादाम के आकार की संरचना होती है। अब कहा जा रहा है कि देखिए ये अंडाशय की तरह 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है तथा लगभग में 1 सेंटीमीटर मोटा बादाम के आकार की संरचना वाला होता है। नेक्स्ट क्या है कि यह श्रेणी, देखिए यह श्रोणि भित्ति क्या कहा जाता है कि पेल्विक होल से लिगामेंट द्वारा उदरीय ग्रीवा में लटके होते हैं। कहा जा रहा है कि यह श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा उदर गुहा में लटके होते हैं। नेक्स्ट क्या है, अंडाशय की आंतरिक संरचना। क्या है, अंडाशय की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो अंडाशय की आंतरिक संरचना में देखा जाता है कि ये जो अंडाशय होता है ये आपका अभी बताया गया बादाम के आकार की होती है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, केंद्रीय होता है। जो केंद्रीय भागों को क्या कहा जाता है, देखिए ये मेंडुला होता है। उसके ऊपरी भाग को जनन एपिथेलियम कहा जाता है तथा इसी के एक अन्य भाग को कहा जाता है, ये जो भाग होता है इसी को कॉर्टेक्स कहा जाता है या परिधि कहा जाता है। अब कहा जाता है कि जो प्रत्येक अंडा, देखिए प्रत्येक अंडाशय बाहर की ओर एक पतली जनन एपिथेलियम से अस्त एपिथेलियमी अस्तर से जुड़ा होता है जो अंदर, देखिए क्या वह अंदर अंडाशय किसी पीठिका या स्ट्रोमा से जुड़ा होता है।
देखिए कहा जा रहा है कि अंडाशय जो होता है वह बाहर की ओर एक पतली जनन एपिथेलियम से जुड़ी एक अस्तर होती है। अब इसमें इसके दो मुख्य भाग होते हैं। एक परिधि होता है जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, दूसरा केंद्रीय होता है जिसे मेडुला कहा जाता है। जैसे इसके किनारे वाले देखिए ये क्या होता है, अगर बीच वाला भाग रहेगा तो उसे केंद्रीय या मेडुला कहेंगे, लेकिन उसके बाहर वाले भागों को क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स कहा जाता है या परिधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अंडाशय के मेंडुला भाग में क्या है, अंडाशय के मेंडुला भाग में उनकी अंडाकार गोल रचना बिखरी होती है। कहा जा रहा है कि अंडाशय के मेंडुला भाग में उनकी अंडाकार गोल रचना बिखरी होती है। इसे प्राथमिक पुटिका या अंडाशयी पुटिका कहते हैं। कहा जा रहा है कि अंडाशय के मेंडुला भाग में कहा जाता है कि अंडाशय के, आप देखिए अभी चित्र में देखा जा रहा है कि अंडाशय के जो मेंडुला भाग होता है या कहा जाए कि जो केंद्रीय भाग होता है उसी में क्या होता है, केंद्रीय भागों में आपका देखिए मेंडुला भाग में उनकी अंडाकार गोल रचनाएं बिखरी होती है। इसे प्राथमिक पुटिका या प्राइमरी फॉलिकल या अंडाकार पुटिका कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक पुटिकाएं परिपक्व होकर क्या हो जाता है कि प्राथमिक पुटिकाएं परिपक्व होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाती है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्राथमिक पुटिकाएं परिपक्व होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाती है। इस प्रकार से अब हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि अब हम लोग सहायक अंग की ओर चलते हैं। तो सहायक अंग क्या होता है, सहायक अंग को क्या कहा जाता है, द्वितीयक अंग कहा जा रहा था। अब देखिए क्या है, अंडवाहिनी प्रथम सहायक अंग कौन सी हो जाएगी, अंडवाहिनी। अब देखा जा रहा है जो देखिए अंडवाहिनी नंबर एक, अंडवाहिनी को ही क्या कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब। अब क्या होता है देखिए यहाँ पर धीरे से धीरे, अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जब हम यह एक जोड़ी देखिए फैलोपियन ट्यूब की मात्रा कितनी, एक जोड़ी पेशी नलिकाकार होती है। यह अंडाशय से गर्भाशय तक गुहा पक्षमाभी एपिथेलियम से स्तरी होती है। कहा जाता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है या जो अंडवाहिनी होती है यह अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। ये कहा जा रहा है एक ऐसी जोड़ी थी जो पेशी होती है तथा नलिकाकार होती है, जो यह अंडे के अंडाशय को गर्भाशय तक गुहा या कहा जाता है कि एपिथेलियम स्तर से जुड़ी होती है, या कहा जाता है कि अंडाशय को गर्भाशय को जोड़ता है कौन है, फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब में ही जो निषेचन किसका, ओवम तथा स्पर्म का जो मिलाव होता है या कहा जाता है कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है या अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी का ही ऑपरेशन क्या होता है, क्या क्या जाता है कि स्त्रियों का जो आप क्या हो जाता है बच्चेदानी का जो ऑपरेशन कराया जाता है उसमें फैलोपियन ट्यूब के नलिका को ही क्या कर दिया जाता है, काट कर। और देखिए क्या, ये पूरा का पूरा दृश्य क्या हो जाता है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब या कहा जा सकता है कि इसी को अंडवाहिनी कहा जाता है। देखिए इस नली को काट कर ही क्या किया जाता है, स्त्रियों में बच्चेदानी का जो ऑपरेशन होता है इसी नली को काट कर कराया जाता है। क्योंकि यहाँ से देखिए इधर से इन दोनों हिस्सों को देखिए आपका दायां हिस्सा और बायां हिस्सा दोनों हिस्से को काट दिया जाता है। क्योंकि अंडाशय देखिए ये आपका अंडाशय है। अंडाशय जब बनता है तो ये फैलोपियन ट्यूब में आता है। यहाँ से जब निषेचन की क्रिया ये होती है या जनन की क्रिया होती है तो यहाँ से जब स्पर्म आते हैं तो ये दोनों का मिलाप कहाँ पे किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब के नली को अगर काट दिया जाता है तो यहाँ से स्रावित अंडाशय आपका स्पर्म से नहीं जुड़ पाता, जिसके कारण वहां पर क्या किया जाता है, जनन की क्रिया संभव नहीं पाती। तो इसलिए कहा जाता है कि जो फिलिपियन ट्यूब होता है फिलिपियन ट्यूब में ही निषेचन की प्रक्रियाएं होती है। यह एक ऐसा भाग होता है जो गर्भाशय को अंडाशय को जोड़ने का कार्य करता है। यह यह पेशी स्तर की नलिका होती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो अंडवाहिनी होती है इसके कितने भाग होते हैं, फिलिपियन ट्यूब के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, कीपक, तुम्बिका तथा संकीर्ण पथ होते हैं।
अब हम लोग चलते हैं किधर की ओर, उसके नेक्स्ट भाग कौन से होते हैं, गर्भाशय की ओर। अब गर्भाशय क्या होता है, देखिए गर्भाशय क्या है। देखिए गर्भाशय मादा में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है जिसमें बच्चे, जिसको क्या कहा जाता है, बच्चेदानी कहा जाता है। यह 8 सेंटीमीटर लंबा खोखली पेशी होती है। इसमें रक्त की प्रचुर मात्रा में पूर्ति होती, कहा जाता है इसमें जो रक्त की प्रचुर मात्रा होती है उसी में पूर्ति होती है। यह भी ग्रेडी भित्ति से क्या लिगामेंट द्वारा जुड़ती है। कहा जाता है कि जो गर्भाशय होता है ये क्या होता है, इसमें यह देखिए 8 सेंटीमीटर लंबी खोखली पेशी होती है जिसमें रक्त की प्रचुर मात्रा में पूर्ति होती है। यह भी ये देखिए क्या, श्रेणी भित्ति, देखिए श्रोणी भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। कहा जाता है कि ये जो श्रोणी भित्ति होती है यही क्या होता है, लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। लिगामेंट क्या होता है, बोन से, कहा जाता है कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, लिगामेंट होता है। तो वही कहा जाता है कि यह लिगामेंट जो होता है ये अत्यधिक लचीला होता है जिसके द्वारा आपका गर्भाशय क्या होता है, जुड़ा होता है श्रोणी भित्ति से। नेक्स्ट वन क्या है, इसकी ऊपरी भाग फैलोपियन नलिका में खुलता है। जो निचला संकीर्ण भाग गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसके निचला भाग क्या गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है, लेकिन ऊपरी भाग फैलोपियन नलिका में आकर खुलती है। नेक्स्ट क्या है, गर्भाशय भित्ति के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पतली झिल्ली जिसे परिगर्भाशय कहा जाता है। दूसरा मध्य मध्य होता है जो मोटी होती है, इसी को गर्भाशय पेशी स्तर या मध्य स्तर कहा जाता है। तीसरा आपका इसमें है कि आंतरिक ग्रंथिल स्तर जिसे अंत स्तर कहा जाता है। कहा जा रहा है कि गर्भाशय भित्ति के 3 स्तर होते हैं, पतली झिल्ली, मध्य तथा आंतरिक झिल्ली होती है। पतली भित्ति को परिगर्भाशय कहा जाता है। मध्य भित्ति जो मोटी होती है इसे गर्भाशय पेशी स्तर या मध्य स्तर कहा जाता है। तीसरा क्या, आंतरिक ग्रंथिल स्तर जिसे अंत स्तर कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या गर्भाशय के मुख्य रूप से 3 भाग देखे। अब अगला देखिए क्या है, उसके बाद क्या योनि है। योनि क्या, गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में बदलती। कहा जाता है कि जो गर्भाशय होते हैं पतली ग्रीवा द्वारा योनि में बदलता है। योनि मैथुन के समय से पुरुष से वीर्य ग्रहण करने का कार्य करता है। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं स्त्री के बाह्य जननांग की ओर। क्या हो जाता है, स्त्री के बाह्य जननांग की ओर। अब देखिए वायजनांग में क्या होता है, देखिए एक्सटर्नल ऑर्गन्स में देखते हैं कि स्त्री में बृहद ओष्ठ या लघु ओष्ठ या हाइमट स्त्री के बाह्य जननांग होते हैं। कौन कौन से, देखिए अब हम लोग देखते हैं कि वो स्त्री के बाह्य जननांग कौन से होते हैं और उनका कार्य क्या होता है और उनके विस्तार से हम लोग समझते हैं। अब देखिए ध्यान से देखा जा रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले इसमें देखिए स्त्री की जननांग होते हैं। इसमें जजान शैल होती है, भग शेफ होता है, मूत्र छिद्र होता है, हाइमन होता है तथा भग होता है तथा लघु ओष्ठ तथा बृहद ओष्ठ होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, सबसे पहले भग शेफ, भग शेप को ही कहा जाता है कि भग शिश्न। क्या होता है, भग शिश्न। अब देखिए यहाँ पे जो है भग शिश्न जो होता है यह सदैव देखिए यह प्रकोष्ठ में सब देखिए ये जो आपका होता है ये जो योनि होती है इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर क्या पाया जाता है, भग शिश्न होता है। या तो कहा जाता है कि भग्न शिश्न के साथ साथ यह भग शेप होता है। क्या होता है, ये भग शेप होता है। अब भग शेप के बाद इसमें कहा जाता है इस सबसे ऊपरी भाग में अब देखा जाता है कि देखिए भग जो शेप होता है ये लघु ओष्ठ की, क्या था, जो लघु ओष्ठ होता है इसके ऊपर एक छोटा सा, ये कहता है इसके ऊपर एक छोटा सा बेलनाकार, देखिए देखिए ये जो लघु ओष्ठ होता है इसके, ये जो लघु ओष्ठ होता है इसके ऊपरी भाग में क्या होता है, भग शेप होता है या तो भग शिश्न होता है। इसी के ऊपर एक छोटा सा बेलनाकार तथा बेलनाकार अंग होता है। यह पुरुष के शिश्न के समान एवं उत्तेजनशील होता है। कहा जाता है कि जो भग शेप होता है ये जिस प्रकार से क्या होता है,
मनुष्य मनुष्य का जो शिश्न होता है, जिस प्रकार से वो उत्तेजित होता रहता है, उसी प्रकार से स्त्रियों में आपका भगशेप, या तो कहा जाता है कि क्लीटोरिस जो होता है वो उत्तेजनशील होता है। कहा जाता है कि स्त्रियों में जो उत्तेजनशीलता की संभावना होती है किसमें होती है, ये आपका भगशेप में होती है। नेक्स्ट देखा जा रहा है कि अब हम लोग देखते हैं कि प्रकोष्ठ की ओर, किसके ऊपर, प्रकोष्ठ की ओर। अब कौन कौन से होते हैं, अब हम लोग चलते हैं, देखिए क्या लघु ओष्ठ। लघु ओष्ठ क्या होते हैं, तो यह कहा जाता है कि यह जो बृहद ओष्ठ होता है या दीर्घ ओष्ठ के से योनि छिद्र की ओर लगे होते हैं। जैसे ये क्या हो जाता है, ये जो क्या होता है योनि छिद्र होता है वहां पे लगे होते हैं। तो जो आपका लघु ओष्ठ होता है यह दीर्घ ओष्ठ की ओर से क्या होता है, एक एक अब छोटे और पतले ओष्ठक होते हैं जिन पर बाल एवं वसा का अभाव होता है। कहा जाता है कि इसके ऊपर बाल तथा वसा का अभाव होता है। वसा का अभाव होने से इनकी त्वचा में श्वेत ग्रंथियां, कौन सी श्वेत ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां बहुत ही कम, परंतु तैली ग्रंथियां, कहा जाता है कि तेल ग्रंथियां क्या हो जाती है, सबसे अधिक होती है। कहा जाता है कि श्वेत ग्रंथियों की मात्रा कम तथा तैली ग्रंथियों की मात्रा अधिक कहाँ पे होती है, ये सदैव स्त्री के लघु ओष्ठक में होता है। अब लघु ओष्ठ के बाद हम लोग चलते हैं बृहद ओष्ठ, या तो कह सकते हैं कि दीर्घ ओष्ठ। ये त्वचा के दोनों मोटे एवं क्या ख... अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, देखिए बृहद कोष्ठक में देखा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि ये त्वचा के दोनों मोटे एवं, देखिए क्या, दोनों मोटे एवं खड़े भंज होते हैं जो जघन उत्थान से भग के नीचे की ओर इधर उधर फैले रहते हैं। इनकी त्वचा में बाल होते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो देखिए लघु ओष्ठक में बाल नहीं होते हैं लेकिन बृहद ओष्ठक में बाल होते हैं। ये कहा जाता है इसमें बाल होते हैं। अब बाल होने के साथ साथ कहा जा रहा है कि इसके देखिए, जबकि इसमें त्वचा में, इसकी त्वचा में क्या होता है, देखिए इस लघु अष्टक में वसा तथा तेल तथा श्वेत ग्रंथियों की मात्रा कम थी, लेकिन यहाँ पर इन तीनों की, किसकी, वसा की, वसा के साथ साथ तेल की, वसा तेल तथा श्वेत ग्रंथियों की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। ये पुरुषों के वृषण कोष से समजात दर्शाते। कहा जाता है कि जिस प्रकार से मनुष्य क्या होता है, नर जनतंत्र में वृषण कोष होता है, उसी प्रकार से मादा जनतंत्र में बृहद ओष्ठक होते हैं। अब हम लोग चलते हैं जनान शैली, या तो कहा जाता है उसी को जघन शैल होता है। क्या होता है, जघन, देखिए क्या, जघन शैल, जघन उत्थान, या कहा जाता है कि इसी को जघन शैल कहा जाता है, जघन शैल कहा जाता है। अब देखिए जो जघन शैल होता है, ये देखिए योनि के ऊपरी भागों पर क्या होता है, उभरा हुआ, या तो कहा जाता है कि अर्ध त्वचीय वसी ऊतक की अधिकता के कारण यह कोमल एवं गद्दे की भांति फूला होता है। जो जघन शैल होता है यह स्त्री का वह भाग होता है जो अधस्त्वची होता है तथा यह वसा की ऊतक की अधिकता के कारण कोमल एवं गद्दे की भांति फूला होता है, जिसमें यौनारंभ पर, जैसे कहा जाता है कि जब यौनारंभ की क्रिया के समय या यौनारंभ के समय इसमें रोम युक्त बाल उत्पन्न हो जाते हैं, जिन इन रोमों को जघन रोम कहा जाता है, या कहा जाएगा कि प्यूबिक हेयर कहा जाता है। ये जो एक होते हैं, ये यौनारंभ के समय इस पे बाल उत्पन्न होना या बाल उग जाते हैं, जिसके दौरान कहा जाता है कि ये क्या होता है, यौनारंभ की शुरुआत हो गई, यौवनारंभ की शुरुआत होती है। इस प्रकार से आगे देखें क्या है, हाइमन। हाइमन क्या होता है, ये योनि के छिद्र में पाए जाने वाला एक छोटा सा भाग होता है जो लघु ओष्ठक के पास होता है, जिसे हाइमन कहा जाता है, तथा इसी के एक निचला हिस्सा क्या होता है, वल्वा या भग होता है। अब हम लोग चलते हैं
क्या होते हैं इसके ऊपर किसके अभी हम लोग नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र को विस्तार से समझे। अब हम लोग चलते हैं मादा की क्या होते हैं देखिए मादा की स्तन ग्रंथि की ओर। अब कहा जा रहा है कि स्तन ग्रंथि क्या होती है देखिए स्तन ग्रंथि या मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड में देखा जाता है कि इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। अब इसको देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि ये जो स्तन ग्रंथि होती है स्तन ग्रंथियों के द्वारा ही स्तनों में क्या था दुग्ध का स्रावण किया जाता है। दुग्ध का स्राव देखिए कहा जा रहा है कि इसमें सबसे पहले ये वसा होती है। वसा के कारण ये अधिक से अधिक क्या होते हैं सूजे होते हैं या फूले होते हैं। अब कहा जा रहा है कि देखिए इसमें ग्रंथिल ऊतक होते हैं। ग्रंथिल ऊतकों क्या होते हैं ये कोशिकाओं के जाल को ढके रहता है। उसके बाद इसमें स्तन नलिकाएं होती है। स्तन नलिकाओं के द्वारा ही क्या किया जाता है दुग्ध वाहिकाएं जुड़ी होती है। और दुग्ध वाहिकाओं को कहा जाता है कि कोशिकाओं से दुग्ध का स्रावण किसके द्वारा किया जाता है स्तन नलिकाओं के द्वारा किया जाता है। अब इसी के छोटे से भागों को क्या कहा जाता है एम्पुला या तुम्बिका कहा जाता है जिसके द्वारा आपका दुग्ध का स्रावण क्या होता है शिशु के लिए किया जाता है। तो अब इस प्रकार से कहा जाता है कि ये जो स्तन ग्रंथि होती है ये सभी के सभी किस प्रकार से कार्य करती है देखिए स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण होती हैं। स्तनों में विभिन्न माता से वसा व ग्रंथिल ऊतक होते कहा जाता है कि जो स्तन होते हैं उसमें वसा व ग्रंथिल ऊतक होते हैं। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 में ग्रंथिल ऊतक पालिकाएं होती है। क्या 15 से 20 ग्रंथिल कोशिकाएं होती ग्रंथिल ऊतक होते हैं। अब एक ग्रंथिल ऊतक प्रत्येक पाले में कूपिका कोशिकाओं के समूह होते कहा जाता है कि प्रत्येक ग्रंथिल ऊतक में प्रत्येक पाली में कोपिका कोशिकाओं के समूह होते हैं। यह कोपिका दुग्ध का स्रावण करती है। कहा जाता है कि कोपिकाओं के द्वारा ही दुग्ध का स्रावण किया जाता है। अब जो कोपिकाएं होती है तुम्बिका के द्वारा ये क्या किया जाता है शरीर के से या कहा जाता है कि दुग्ध वाहिनी के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब कहा जाता है कि शरीर से बाहर करने का कहने का तात्पर्य वहां पर है कि क्या होता है शिशु के लिए दुग्ध का स्रावण करना शुरू कर देते हैं। मतलब अब कहा जाता है कि कूपिका से दुग्ध स्रावित होकर स्तन नलिकाओं में जाता है। कहा जाता है कि जो कूपिका होती है दुग्ध का स्रावण होकर स्तन नलिका में जाता है। स्तन नलिका के द्वारा क्या होता है देखिए स्तन नलिका के द्वारा क्या किया जाता है चुचुक के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। जो माता क्या कहती है अपने शिशु को बनने वाले दुग्ध का स्रावण कर देती है या दुग्ध को स्रावित करती है। अब कहा जाता है कि जो नर होते हैं इसमें भी कुछ मात्रा में इसके गुण पाए जाते हैं लेकिन वहां पर जो नर होते हैं उसमें दुग्ध ग्रंथियां सक्रिय नहीं हो पाते जिसके कारण ऐसे गुण उसमें नहीं पाए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं युग्मक जनन की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन क्या होते हैं। अब युग्मक जनन में देखा जाता है कि विस्तार से देखिए क्या है कि जननीय एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा क्या जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। कहा जा रहा है कि क्या एपिथेलियम जननी एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा एपिथेलियम होता का उसके बाहरी परत को एपिथेलियम कहा जाता है। इसलिए कहता है जननी कोशिकाओं के ऊपरी परत या बाहरी परत को एपिथेलियम ऊतक कहा जाता है। एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया युग्मनज कहलाता है। कहा जा रहा है कि कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया कहा जा रहा था कि जब युग्मक कौन कौन से थे एक नर युग्मक तथा दूसरा मादा युग्मक। अब नर युग्मक कौन से शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। अब इन दोनों को मिलाया जाता है तो इसी जो प्राप्त होने वाला नया जो भ्रूण होता है वो क्या होता है युग्मक जनन कहलाता है। इसी को कहा जा रहा है कि जब नर में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को
शुक्र जनन कहा जाता है, लेकिन मादा में युग्मकों के निर्माण को अंड जनन कहा जाता है। कहा जाता है कि नर में जो शुक्राणु का निर्माण किया जाता है उस शुक्र जनन के द्वारा किया जाता है, जो मादा में होता है अंड जनन के द्वारा किया जाता है। अब देखिए क्या है शुक्र जनन। अब देखिए शुक्र जनन क्या होता है या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। देखिए वृषण में इस वृषण में स्थित द्विगुणित जननी एपिथेलियम कोशिकाएं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। कहा जाता है कि वृषण में स्थित द्विगुणित जननी को द्विगुणित मतलब क्या है यहाँ पे, जो द्विगुणित होती है एट्रोजन में होती है, इसको दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, द्विगुणन की क्रिया कहा जाता है। अब देखिए जो द्विगुणित जननी एपिथेलियम कोशिकाएं होती है इसे स्पर्मेटोगोनिया के कहते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा द्विगुणित कार्यशील शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। कहा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा द्विगुणित को कार्यशील शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। यह प्रक्रिया शुक्र जनन नलिका में होता है। जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वह शुक्र जनन नलिका में होता है। अब कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है, शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटो। अब देखिए क्या है अगला, शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड्स कहा जाता है का निर्माण किया जाता है। यह दो भागों में पाया जा रहा था। अगला देखिए क्या है, स्पर्मेटिड्स का शुक्राणुओं में रूपांतरण अर्थात शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। कहा जा रहा है कि यह दो भागों में बांटा गया था। देखिए क्या शुक्र जनन दो भागों में बांटा गया था, यहाँ पर ध्यान से देखिए। कहा जा रहा था कि पहला था शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटोटिड्स कहा जाता है, दूसरा स्पर्मेटिड्स या शुक्राणुओं का रूपांतरण या अर्थात शुक्राणु जनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, कहा जा रहा है कि जो शुक्राणु होता है ये देखिए शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड्स का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, तो यह प्रक्रिया जनन काल में प्रारंभ होती है। इसे निम्न प्रावस्था में बांटा गया है। कहा जाता है कि जो शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है यह जनन प्रक्रिया के काल में प्रारंभ होता है, जो निम्न वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक क्या है, गुणन प्रावस्था या कहा जा सकता है कि मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, जब जननिक एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं जब जननी एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर क्या होती है, आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्नता प्रकट करती है। इन्हें प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। इसमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए इसमें समझने समझने हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि देखिए जो गुणन प्रावस्था होती है इसकी जो जननी एपिथेलियम कोशिकाएं होती है ये आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से मिल क्या होती है, अलग हो जाती है या भिन्नता प्रकट होती रहती है। अब कहा जाता है कि इन्हें प्राथमिक जनन कोशिका प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। इसमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है। देखिए कहा जाता है कि जनन को छोड़कर बाकी शरीर में कहीं पर भी विभाजन की क्रिया होती है वहां पर सदैव समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु जनन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्या है, वृद्धि प्रावस्था या तो ग्रोथ फेज होता है। इस प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया कोशिका वृद्धि करके प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है। कहा जाता है कि इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया कोशिका होती है जो वृद्धि करके प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण प्राइम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है। अगला क्या है,
कि परिपक्व प्रावस्था या कहा जाता है कि क्या है, मैचुरेशन फेज कहा जाता है कि परिपक्व प्रावस्था कब होती है। तो इस प्रावस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के पहले चरण में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो गुणित कहा जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो गुणित मतलब दो गुणित मतलब क्या, यहाँ पर द्विगुणित की बात किया जा रहा है। तो इसमें एन प्रावस्था का निर्माण होता है, जिसके बाद अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा चरण संपन्न हो जाता है, जिससे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। कहा जाता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। कहा जाता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्पर्मेटिड्स का शुक्राणुओं में रूपांतरण कहा जा रहा है क्या कि स्पर्मेटिड्स का शुक्राणुओं में रूपांतरण किस प्रकार से किया जा रहा है। तो ये शुक्र जनन या स्पर्मेटोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। आगे क्या है देखिए, इसके नोट्स नोट्स को अच्छे से समझते हैं। कहा जा रहा है कि स्पर्मेटिड्स का शुक्राणुओं में रूपांतरण क्या करता है कि देखिए यह अचल होती है। अचल का मतलब क्या, जिस कहते हैं ज्यादा कोई ऐसे अंग जिनको गति करने के लिए किसी भी प्रकार के उसमें सिलिया या फ्लेजला नहीं पाए जाते हैं, या उसमें गमन करने के लिए वो क्या होते हैं, उसमें कोई भी पाद नहीं होते हैं, वो सभी के सभी अचल कहे जाते हैं। और जिनमें पाद या सिलिया या कहा जाता है कि फ्लेजला पाए जाते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनके द्वारा क्या कहते हैं अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, उसे चल कहा जाता है। तो ये सभी के सभी अचल होते हैं। तो जो गोलाकार शुक्राणु प्रसून या स्पर्मेटिड्स का रूपांतरण होकर सक्रिय या पस पर सक्रिय या चल शुक्राणु में बदल जाता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या पढ़े, शुक्राणु से संबंधित या कहा जाता है कि अंड जनन से संबंधित जितने भी पॉइंट्स है सभी को हम लोग कंप्लीट किए। अब चला जाता है कि शुक्राणु की संरचना के ऊपर। देखिए शुक्राणु की संरचना किस प्रकार से संपन्न होती है, यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है कि देखिए शुक्राणु की संरचना के ऊपर देखा जाता है कि शुक्राणु को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया था, चार। कौन कौन से हैं, शीर्ष है, मध्य है, ग्रीवा है तथा पूंछ होती है। अब ये सभी के सभी क्या होते हैं, उसके मुख्य भाग होते हैं किसके, शुक्राणु के। अब यहाँ पर ध्यान से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसके वर्णन करते हैं। देखिए शीर्ष भाग, मध्य भाग तथा ग्रीवा भाग होता है, और तथा नेक्स्ट भाग क्या है हमारा, पूंछ होता है। देखिए अब इसमें देखते हैं हम लोग, ये जो देखिए ये क्या है, हेड वाला भाग है हमारा, ये शीर्ष भाग हो गया, ये ग्रीवा हो गया या नेक वाला भाग हो गया, ये मध्य हो गया, ये आपका पुच्छ वाला भाग होता है। आप आगे देखिए क्या, ये जो शीर्ष वाला भाग होता है इसमें एक्रोसोम होता है, या इसी को अग्रपिंडक कहा जाता है। क्या था, अग्रपिंडक होता है। अग्रपिंडक ही सबसे पहले ये क्या था, ये जो शुक्राणु होता है ये अंडाणु से जब निषेचन की क्रिया करता है, तो अग्रपिंडक ही सबसे पहले जाकर अंडाणु से क्या कहता है निषेचन की क्रिया या उसके लेयर को क्या, अंडाणु की इस प्राथमिक लेयर को कौन नष्ट करता है, एक्रोसोम करता है, या तो अग्रपिंडक करता है। इसमें कौन से एंजाइम पाया जाता है, हाइलू जो एक्रोसोम होता है, या आप कह सकते हैं कि अग्रपिंडक होता है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो देखो हाइलुरोनिडेज होता है, जो सबसे पहले अंडाणु की परत को क्या कर देता है, जाकर नष्ट कर देता है। तो कहा जाता है कि एक्रो जो शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है वो एक्रोसोम होता है, उसमें किस कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो सबसे पहले अंडाणु की परत को जाकर क्षतिग्रस्त कर देता है या नष्ट कर देता है, जिसके कारण आसानी से शुक्राणु का संपूर्ण भाग क्या कहता है अंडाणु में आसानी से स्थानांतरित हो जाता है। अब कहा जाता है कि इसके संपूर्ण भाग देखिए इसमें क्या होता है, इसमें
शीर्ष भाग में केंद्रक पाया जाता है, उसी के नीचे क्या आ जाता है, ये देखिए ग्रीवा होती है, ग्रीवा के भाग को क्या आ जाता है, ये जो शीर्ष वाला भाग होता है और मध्य वाले भाग के एक जो छोटा सा भाग होता है इसी में ग्रीवा होती है। अब जो इसी के मध्य भाग होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा किस रूप में प्रदान करता है, वो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तथा इसके निचले और लास्ट वाला भाग क्या होता है, वही शुक्राणु का पुक्ष वाला भाग होता है जो उसको गति प्रदान करता है। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। देखिए, प्रत्येक शुक्राणु पतले व लंबे होते हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक शुक्राणु पतले व लंबे होते हैं। ये लगभग में 60, देखिए 60 मिली माइक्रोन के बराबर लंबा होता है। कहा जाता है कि इसकी लंबाई होती है जो 60 माइक्रोन मीटर तक होता है। इसके देखिए क्या, ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 भाग की बात करते हैं तो शीर्ष, या तो कहा जाता है कि हेड हो गया। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार समझते हैं। नंबर 1 है, यह शुक्राणुओं का शीर्ष भाग होता है जिसमें बड़ा तथा अगुणित केंद्रक होता है। इसके आगे एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसे एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहते हैं। यह निषेचन के समय अंडाणु के झिल्ली को नष्ट कर देता है। अंडाणु की झिल्ली को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, एक्रोसोम करता है, जिसमें आपका हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति पर जैसे ही वो निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली से संपर्क करता है वैसे ही ये नष्ट हो जाता है। अब कहा जाता है जो एक्रोसोम होता है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो गोल्जी, देखिए क्या है, गोल्जी कॉय के द्वारा। गोल्जी काय होता है, क्या होता है, या गोल्जी बॉडी क्या होती है, इसकी खोज कौन किया था, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो कहा जाता है कि कोशिका के गोल्जी काय से क्या किया जाता है, शुक्राणु के शीर्ष भाग एक्रोसोम का निर्माण होता है। अगला हम लोग चलते हैं नेक की ओर। नेक क्या है, या कहा जाता है कि देखिए शीर्ष भाग व मध्य भाग के मध्य वाला भाग क्या होता है, ग्रीवा या तो नेक होता है। यह छोटा भाग होता है जिसमें दो तारक केंद्र होते हैं, अग्रस्थ तारक केंद्र तथा दूरस्थ भाग होता है। नेक्स्ट क्या है, मिडल भाग या तो कहा जाता है कि मध्य भाग। अब जो मध्य भाग होता है, देखिए मध्य भाग रहता है, इस भाग को शुक्राणु का शक्ति गृह कहा जाता है। शक्ति गृह की जहां भी बात किया जाएगा वहां पर आपको एक शब्द याद करना है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहा जाता है, सूत्रकणिका। अब कहा जाता है कि मध्य भाग में शक्ति गृह पाया जाता है किसकी उपस्थिति में, माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। तो कहा जाता है कि इसकी सूक्ष्म नलिकाएं होती, इसमें क्या होती है, सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा देते हैं। नेक्स्ट भाग क्या है, टेल, यह कहा जाता है कि पुक्ष वाला भाग होता है। यह शुक्राणु का अंतिम लंबा भाग होता है जो जीव द्रव की झिल्ली से बना होता है, जो शुक्राणु को एक जगह से कहा जाता है कि गति प्रदान करने का कार्य करता है। लगभग में कहा जाता है कि यहाँ पे देखिए क्या, लगभग में ये कहा जाता है कि एक जैसे मैथुन क्रिया के समय लगभग में 30 से 40 करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं, जिनमें कहा जाता है कि सामान्य जनन क्षमता के लिए, कहा जाता है कि जनन क्षमता के लिए इसका 60% शुक्राणु समान आकृति एवं आकार के होना आवश्यक है, जिनमें से 40% शुक्राणु तीव्र गतिशील होने लगते हैं। जैसे कहा जाता है कि 60% आपको शुक्राणु समान आकृति एवं आकार के होना चाहिए, जबकि जिसमें से 40% शुक्राणु, कहा जाता है 40% शुक्राणु तीव्र गतिशील होने आवश्यक होता है। जैसे 60% एक आकार के होने चाहिए लेकिन 40% एक समान तीव्र गतिशील होने आवश्यक होते हैं, तब जाकर आपका निषेचन की क्रियाएं संपन्न होती है, अन्यथा नहीं हो पाती है। अब हम लोग चलते हैं शुक्र जनन के बाद अंड जनन की ओर।
अंड जनन का निर्माण अंड कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो कहा जाता है कि अंडाशय में स्थित द्विगुणित अंड मातृ कोशिका से ही क्या किया जाता है, जनन या संतति कोशिका का निर्माण किया जाता है। मातृ कोशिका या उंगोलियों से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित मादा युग्मक का निर्माण अंड जनन कहलाता है। कहा जाता है कि मातृ कोशिका अंडाशय में मातृ कोशिका या द्विगुणित अंडक होता है जिसे मातृ कोशिका कहा जाता है या उसे उगोनिया कहा जाता है। उगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित मादा युग्मक का निर्माण होता है जिसे अंड जनन कहा जाता है। एक स्त्री के अंडाशय में अंड जनन की प्रक्रिया तब प्रारंभ हो जाती है जब वह स्त्री अपने मां के गर्भ में होती है। इसी भ्रूणी अंडाशय में कई अवस्था में होती है। कहा जाता है कि जब स्त्री मां के गर्भ में होती है उसी समय भ्रूणी अंडाशय में कई अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, कहा जाता है कि इसमें सबसे पहले कौन कौन से मुख्य अवस्था होती है, गुड़न अवस्था, गुड़न प्रावस्था या अवस्था होती है। तो सब उसको कहा जाता है कि मल्टीपल फेज में इस अवस्था में अंडाशय की अंडाशय की जननी एपिथेलियम की कोशिकाएं अंडाकार के आकार एवं आकृति में बड़े होते हैं। ये क्या होता है, दोनों के दोनों आकार और आकृति में बड़े होते हैं जिसमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है। कहा जाता है कि इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है जिसमें उगोनिया या अंड जननी कहते हैं। कहा जाता है कि इसमें समसूत्री विभाजन होने की क्रिया को ही उगोनिया या अंड जनन कहते हैं। शिशु जन्म के समय पुटिकाओं की संख्या लगभग में 20 से 20 लाख होती है। इसमें से लगभग में 40 से 400 से 450 प्राथमिक उस साइट में विकसित हो जाते हैं। कहा जाता है कि देखिए उसमें 400 से 450 प्राथमिक उस साइट में विकसित हो जाते हैं जबकि 20 से 40 लाख होते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखिए क्या, वृद्धि प्रावस्था या कहा जाता है कि ग्रोथ फेज। जिस प्रकार से नर जनन तंत्र में था उसी प्रकार के, या कहा जाता है कि शुक्र जनन में था उसी प्रकार से आपका अंड जनन में प्रक्रियाएं होती है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें देखिए ध्यान से देखिए, इस प्रावस्था यह प्रावस्था लंबी होती है जो भ्रूणावस्था से प्रारंभ हो जाती है और जब तक परिपक्व अवस्था नहीं आ जाती है तब तक ये बनी रहती है। इस प्रावस्था में उंगलियों की कोशिकाएं पोषक तत्वों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। इनका केंद्रक भी आकार में बड़ा हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि इसका निर्माण भ्रूणावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। ये तब तक होता रहता है जब तक ये परिपक्व अवस्था में नहीं आ जाता है। इस अवस्था में उंगलियां क्या उगोनिया की कोशिकाएं पोषक तत्वों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है जिनका केंद्रक भी आकार में बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, परिपक्वन अवस्था। क्या है, परिपक्वन अवस्था में अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो कहा जा रहा है कि वृद्धि अवस्था के बाद बनी कोशिका बनी कोशिकाओं को प्राथमिक oocyte कहते हैं। कहा जा रहा है कि वृद्धि अवस्था के बाद बनी प्राथमिक oocyte कहा जाता है जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक छोटी तथा एक बड़ी कोशिका बनती है। जैसे कहा जा रहा है कि परिपक्व अवस्था में ये वृद्धि करके प्राथमिक oocyte बन कहलाता है जो अर्धसूत्री विभाजन से एक छोटी तथा एक बड़ी कोशिका बनाती है। छोटी कोशिका केंद्रक तथा बड़ी कोशिका को द्वितीयक oocyte कहते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि प्राथमिक या छोटी कोशिका को केंद्रक तथा बड़ी कोशिका को द्वितीयक oocyte कहते हैं। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्रण विभाजन के फलस्वरूप एक बड़ी अंड कोशिका बनती है तथा 3 ध्रुवी केंद्रक बनते हैं जो प्रायः नष्ट हो जाते हैं। अर्धसूत्री
अर्धसूत्री फर्स्ट के समय अंडोत्सर्ग के समय होता है। कहा जाता है कि अर्धसूत्रण जो होता है यह अंडोत्सर्ग के समय होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के अर्धसूत्रण में निषेचन के समय होता है। कहा जा रहा है कि जो पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है यह अंडोत्सर्ग के समय होता है, जबकि अर्धसूत्र जो दूसरा होता है वह निषेचन के समय होता है। अब इस प्रकार से आगे देखते हैं कि अंडाणु की संरचना के आगे देखा जाता है कि ये अंडाणु की संरचना होती है। यह मादा का अंडाणु लगभग में 0.1 मिलीमीटर व्यास का होता है। कितना? 0.1 मिलीमीटर व्यास का होता है। अंडाणु के बड़े भाग में पीला पीतक होता है, जिनमें पोषक पदार्थ संचित रहते हैं। कहा जाता है कि अंडाणु के बड़े भाग में पीला पीतक या यौल्क होता है, जो पोषक पदार्थ संचित करता है। इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है जिसे जननी आशय कहते हैं। अब इस प्रकार से देखा जाता है कि इसके अंदर क्या अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉय, प्राथमिक अंडक कोशिकाएं पाई जाती है, जबकि इसके बाहर अनेक क्या होते हैं, सूक्ष्मांकुर या पुटिकाएं कोशिकाएं पाई जाती है, जो इसमें गोल्जिकाए, अंतःप्रदेवी जालिका इत्यादि कोशिकांग। अब इसके संरचना की बात करते हैं तो इसमें क्या कोरोना रेडिएट होता है, जो कहता है देखिए आपका ये अंडाणु के सबसे बाहरी भाग जो होता है इसी को कोरोना रेडिएट कहा जाता है। इसके मध्य वाले भागों को कोशिका द्रव क्या कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव की खोज कौन किया, इसके बारे में आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर नाम बताइएगा। आगे क्या कहा जाए कि जोन देखिए क्या इसके मध्य वाले भाग क्या है कोरोना। देखिए कोरोना रेडिएट तथा कोशिका द्रव के मध्य भाग में एक परत पाई जा रही है, जिसको जोन प्रत्यूषिका कहा जाता है, तथा इसके मध्य में केंद्रक पाया जाता है। अब हम लोग इसको विस्तार से थोड़ा समझते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि मानव के गोलाकार अचल अंडाणु का व्यास लगभग में 0.01 mm होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि अंडाणु के मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है। अंडाणु के चारों ओर एक परत पाई जाती है जिसे जोन क्या पेल्यूसिडा कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाहर की ओर एक और परत होती है जिसे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। इस प्रकार से अंडाणु जनन तथा शुक्र जनन के बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से पढ़ चुके। अब हम लोग चलते हैं आर्तव चक्र या तो कहेंगे रजो धर्म। अब देखा जाएगा क्या आर्तव चक्र या रजो धर्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते। देखिए क्या है कि जो आर्तव चक्र होता है या रजो धर्म होते हैं, ये मादा में रजो धर्म यौनारंभ प्रारंभ होने पर प्रारंभ होता है। यह लगभग में 12 से 13 वर्ष की आयु काल में प्रारंभ होता है, तथा लगभग में 45 से क्या था लगभग क्या 55 साल 50 से 55 साल तक ये क्या होता है धीरे धीरे ये समाप्त होता हो जाता है। अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है कि निषेचन न होने की दशा में गर्भाशय के दीवार तथा अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को मासिक चक्र या कहते हैं। यह लगभग में 28 दिन का होता है। अब कहा जा रहा है कि इसमें आप लोग अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर एक देखिए क्या 28 दिन पर होता है तो लगभग में एक वर्ष में कितना लगभग में आपका आ जाएगा 12 से 13। तो आप बताइए कि एक वर्ष की मतलब क्या होता है कि एक निश्चित आयु में कितना लगभग में 50 से 55 की अवस्था में आपका कितना कहा जाता है कि एक मादा के शरीर में कितने अंडाणु का निर्माण हो सकता है, या कहा जा सकता है कि कितनी बार उनमें आर्तव चक्र की संभावनाएं हो सकती है। अगर एक वर्ष में
12 से 13 बार, तो 55 साल की अवस्था तक कितनी बार हो सकते हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि 28 दिन का होता है। इसके बाद रुधिर का स्राव शुरू हो जाता है। इसी रुधिर के साथ अनिषेचित देखिए, अनिषेचित नष्ट हो चुका अंड भी योनि मार्ग से बाहर आता है। इसे मासिक धर्म कहते हैं। रुधिर स्राव का लगभग 4 से 5 दिन तक होता रहता है। अब कहा जा रहा है कि इसमें अनिषेचित अंड जो होता है, ये अंड योनि मार्ग से बाहर आता है। इसे ही मासिक धर्म कहते हैं। रुधिर स्राव लगभग में आपका 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन तक होता है। अब कहा जा रहा है कि इससे 3 से 4 दिन, या तो कहा जाता है कि 2 से मैक्सिमम ये क्या था, 2 से 5 दिन तक होता है। इससे अधिक होता है तो भी, पर इससे कम होता है तो भी, पर जिस भी मादा को होता है इसे प्रॉब्लम होती है तो ये अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले, नहीं तो आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा समस्याएं हो सकती है। अब क्या होता है कि अगला पॉइंट, कि किसी बालिका के जीवन काल में प्रथम बार रजोधर्म होने की घटना को रजोदर्शन कहा जाता है। कहा जाता है कि जब किसी बालिका के जीवन में प्रथम बार रजोधर्म बनना शुरू होते या ऐसी घटना होती है तो उसे रजोदर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मादा में अस्थायी रूप से मासिक चक्र को रोकने को रजोनिवृत्ति कहते। कहा जाता है कि लगभग में कब आपका 50 से 55 साल की अवस्था में एक क्या होती है, घटना बंद हो जाती है। तो इस क्रिया को करने के लिए क्या देखिए, FSH तथा LH हार्मोन्स का नियंत्रण के द्वारा किया जाता है। ये जो FSH तथा LH हार्मोन्स होता है, ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन्स होता है। फेलिपियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। दूसरा LH क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, जिसका श्रावण पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ये दोनों ग्रंथियों का, FSH तथा LH हार्मोन्स का श्रावण, हार्मोन्स का नियंत्रण या हार्मोन्स का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, ये मासिक धर्म के समय किया जाता है। अब कहा जाता है कि निषेचन का महत्व, आगे देखा जा रहा है कि निषेचन का महत्व क्या होता है। निषेचन द्वितीयक अंडक को अर्धसूत्रण विभाजन सेकेंड पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता। कहा जाता है कि जो अनिषेचन द्वितीयक अंडक होते हैं, इसके अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पूर्ण करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि निषेचन द्विगुणित अवस्था मनुष्य में लगभग में कितना होना चाहिए, 2n बोले तो संख्या में अगर देखा जाता है तो 46 होती है, लेकिन जोड़ी में कितना थे, 23 होती है, कि पुनर्स्थापन करता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यह दो जनकों के गुणों को मिलकर आनुवंशिक विविधता पैदा करता है। कहा जाता है कि यह दो जनकों के गुणों को मिलकर एक आनुवंशिक विविधता पैदा करता है, जो निषेचन का महत्व होता है। अगला क्या आ जा रहा है कि प्राथमिक विदलन या अंतरोपण, हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। ये सभी के सभी फैक्ट आपको NCERT पैटर्न पर दिया जा रहा है। एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया जा रहा है। अब आप लोग प्रतिदिन प्रत्येक नए चैप्टर के साथ जुड़ने के लिए चैनल को लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो आप लोग कम समय में आप लोग पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर पाए, यही मेरा लक्ष्य है। अगला पॉइंट क्या है कि प्राथमिक विदलन व अंतरोपण क्या है, कि निषेचन के बाद युग्मनज अंडवाहिनी की क्या
देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसमें नंबर 1 क्या है, निषेचन के बाद युग्मनज अंडवाहिनी के इस्मत वाले क्षेत्र से होता हुआ गर्भाशय की ओर गति करता है। या कहा जाता है कि निषेचन के बाद युग्मनज जो होता है यह अंडवाहिनी से होते हुए कहाँ पे जाता है, उसकी गर्भाशय की ओर जाता है। अंडवाहिनी से कहाँ की ओर, गर्भाशय की ओर जाता है। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अंडवाहिनी के सीलिया युग्मक को अंडवाहिनी में गर्भाशय की दिशा में धकेलने का कार्य करता है। इसी गति के दौरान युग्मनज में विदलन की क्रियाएं होती है। अब कहा जा रहा है कि इसमें 8 से 16 कोसमस खंडों वाला भ्रूण तुतक या मोरुला कहलाता है। ट्रोफोब्लास्ट स्तर अब गर्भाशय भित्ति के आंतरिक स्तर एंड्रोमेट्रियम एवं से संलग्न हो जाता है तथा अंतर कोशिका समूह अल भ्रूण के दिखे अब भ्रूण के रूप में विभेदित हो जाता है। कहा जाता है कि ट्रोफोब्लास्ट स्तर अब गर्भाशय भित्ति के आंतरिक स्तर एंड्रोमेट्रियम से संलग्न हो जाता है तथा आंतरिक कोशिका समूह अल भ्रूण के रूप में विभेदित हो जाता है। अगला क्या है कि अब देखा जाता है कि इसमें प्रसव क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रसव अवस्था क्या होती है। यह कहा जाता है कि ठीक है क्या, मनुष्य में शिशु का जनन तकनीकी रूप से प्रारंभ या बाह्य रूपीयन कहा जाता है। क्या, मनुष्य में शिशु का जनन तकनीकी रूप से प्रारंभ या पारयूरिशन कहा जाता है। क्या, पारयूरिशन कहा जाता है। इसकी 3 मुख्य अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था में गर्भाशयी ग्रीवा में फैलाव या प्रसरण शिशु को बाहर आने का मार्ग सुलभ करता है। कहा जाता है कि या पहली अवस्था में गर्भाशय ग्रीवा में फैलाव या प्रसरण शिशु को बाहर आने का मार्ग सुलभ करता है। एमनिओन इस समय फट जाता है। क्या, एमनिओन इस समय फट जाता है। वह एमनियोटिक द्रव्य बाहर आने लगता है। कहा जाता है कि जब प्रसव के समय इसके में एमनिओन इस क्या जाता है, जब शिशु बाहर की ओर आना शुरू करता है गर्भाशय से तो उस समय एमनिओन फट जाता है तथा एमनियोटिक द्रव बाहर आने लगते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दूसरी अवस्था शिशु जन्म की